क्यों? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 30 घंटे की मैराथन मंथन। विषय राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति क्या हो, ये नीति राजधानी रायपुर में बैठ के तय की गई। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर एनएसए सहित तमाम आला अधिकारी, पूरे देश के डीजीपी सहित आईजी और अन्य अधिकारी बैठ के उन्होंने कई गंभीर विषयों पे चर्चा की। चर्चा इस बात की कि देश को, भारत देश को कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पे उस मुकाम तक ले जाना है जहां तक उसे तोड़ना, उसमें खंडित करना कहीं से भी संभव नहीं है। कई ऐसे ज्वलंत विषय पे चर्चाएं की गई जो आज हम सबको चर्चा करने की आवश्यकता है, उस पे इंप्लीमेंट की जरूरतें हैं। आंतरिक सुरक्षा क्या हो, नक्सलवाद कैसे समाप्त हो, आतंकवाद कैसे समाप्त हो, कई ऐसे गंभीर बातों पे विस्तारित चर्चा, और न केवल चर्चा बल्कि ऐसे दिशा निर्देश भी जारी किए गए जो आने वाले समय में भारत देश को विकसित भारत देश की ओर ले जाने में आंतरिक सुरक्षा के तौर पे बेहद ही कारगर साबित होगा। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 3 दिनों तक देश की सुरक्षा पर मंथन होता रहा। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस ने आने वाले समय के विकसित भारत के सुरक्षा आयामों को नई दिशा दी और इसी दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी ने इस बैठक को और भी निर्णायक बना दिया। एक तरफ बस्तर 2.0 रणनीति के साथ नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का रोडमैप रखा गया, तो दूसरी तरफ संगठित अपराध, ड्रग्स नेटवर्क और आतंकवाद रोधी रणनीतियों की भी गहन समीक्षा हुई और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोहों की फंडिंग चेन को जड़ से तोड़ने की कार्ययोजना तैयार की गई। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने और उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए एक ठोस रोडमैप भी तैयार किया गया। भारत के लिए जो चुनौतियां वर्तमान में मौजूद, उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए फैसले भी हो चुके हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ सुरक्षित भारत का रोडमैप, वामपंथी उग्रवाद, अगले सम्मेलन से पहले देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने पर जोर, आतंकवाद रोधी ढांचा, आतंकवाद कट्टरपंथ पर सटीक खुफिया जानकारी और कार्रवाई में समन्वय की रणनीति, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर क्राइम, वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल क्राइम से निपटने की रणनीति और डिजिटल फॉरेंसिक को मजबूत करना, नशीली दवाओं की तस्करी, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स गैंग पर सख्त कार्रवाई और मास्टरमाइंड्स को जेल भेजना, महिला सुरक्षा, स्मार्ट मॉनिटरिंग, फॉरेंसिक सपोर्ट और तकनीक का उपयोग कर महिला सुरक्षा को मजबूत करना, पुलिस बलों के बीच समन्वय, केंद्र और राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर परिचालन समन्वय और अंतर एजेंसी सहयोग, अपराध डेटा और एकीकरण, अपराध डेटा के एकीकरण, प्लेटफॉर्म बनाने और अपराध समाधान दर सुधारने की नई रणनीतियां, पुलिस जवानों का कल्याण, ड्यूटी के दबाव और तनाव को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और छुट्टी रोटेशन नीतियों में सुधार, भविष्य का रोडमैप, विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार। यह सब मंथन छत्तीसगढ़ में होना और भी खास रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा मौका रहा जब डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस प्रदेश में हुई। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश भर के बड़े पुलिस अफसर्स की मौजूदगी भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी का मानना है कि ये कॉन्फ्रेंस देश की सुरक्षा व्यवस्था में नए आयाम स्थापित करेगी। वहीं रिटायर्ड डीजी आरके विज ने भी अलग अलग राज्यों में कॉन्फ्रेंस का होना परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर माना। हर साल ये कॉन्फ्रेंस नवंबर दिसंबर में होती है और इसमें अगले वर्ष का यानी 2026 में कैसे पुलिसिंग को दिशा देनी है, किस प्रकार से हमें अपनी पूरे देश की जो पुलिस है उसमें सुधार लाना है, तो इस संबंध में एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है और उसके आधार पर आगामी वर्ष में पुलिसिंग हर स्टेट में अपने अपने इसमें की जाती है। जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो इसमें चर्चा किए जाते हैं और सामान्यतः जिस स्टेट की प्रॉब्लम अहम होती है
या कोई अच्छा सुझाव या अच्छा विकल्प उसको निपटने के लिए अच्छे सुझाव जहां से आते हैं, वो पुलिस महानिदेशक को उसको मौका मिलता है अपनी बात रखने का। और अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि अगली कॉन्फ्रेंस से पहले भारत पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा। इस तरह ये कॉन्फ्रेंस न केवल चर्चाओं तक सीमित रही, बल्कि ये भारत की सुरक्षा को नई ऊर्जा, नई गति और नई दिशा देने वाला मील का पत्थर बनी। 3 दिनों के बैठक में नए आईपीएस अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया, जो आधुनिक पुलिस, विजुअल पुलिसिंग और हाईटेक पुलिस को लेकर उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। और साथ ही कई अलग अलग शहरों को जो है अर्बन पुलिसिंग के लिए बेहतर अवार्ड भी दिया गया, आईबी के अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। और इस प्रकार से 3 दिन तक ये पूरा बैठक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस चला, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अब देखना होगा कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के बाद देश में कानून व्यवस्था और तमाम विषयों पर किस तरह के बदलाव आते हैं, कितना मजबूत देश की कानून व्यवस्था होती है और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर किस तरह से सरकार और जो पुलिस विभाग है वो कार्य करती है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि 3 दिनों के इस महामंथन में जो अमृत निकला है वो अब पूरे देश में उसका असर दिखाई पड़ेगा। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज बेहद एक विकसित, समृद्ध और बुद्धिजीवी पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले आपको पैमानों से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ संत कुमार पासवान साहब हैं, छत्तीसगढ़ के डीजीपी रह चुके हैं, 35 साल तक आपने पुलिस की सेवा की है। पासवान साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आर कृष्णदास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्य गठन के पहले से पत्रकारिता के हर एंगल को, हर पहलू को बेहद करीब से जानते और समझते, उस पर लिखते पढ़ते हैं। कृष्णदास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रुपेंद्र साहू जी हैं, आप नेवी के पूर्व अधिकारी हैं, कई सालों तक आपने देश की सेवा की है। रुपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजीव रंजन दास जी भी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बस्तर, छत्तीसगढ़ सहित देश के ज्वलंत विषयों पे आपकी लेखनी देश भर में कमाल करती है। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पासवान साहब आपसे जानना और समझना चाहता हूं, जरा दर्शकों को समझाइएगा, 3 दिनों तक महामंथन, पूरे देश की निगाहें रायपुर में, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित तमाम विषय, क्या कुछ खास रहा और इसका असर क्या होगा, जरा एक बार समझा दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित किया, जो प्रथम बार हुआ और ये बहुत सफल रहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, सभी लोगों के लिए, कि यहाँ पर एक अखिल भारत स्तर का ये आयोजन हुआ। ये बहुत मुश्किल काम होता है, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हों, गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित हों और इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। आपने जहाँ ये बात कही है कि इसका असर क्या होगा या यहाँ पर इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई, तो जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है, इसमें व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन मुख्यतः अगर कहें इसको, तो हम ये कहेंगे कि भविष्य की पुलिसिंग भारत में कैसी हो, इस पर विशेष जोर दिया गया है। ये जरूर इसमें ये बात हुई है कि जो पुराने जो इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस हुए थे, उसमें जो सिफारिशें की गई हैं उस पर क्या काम हुआ है, लेकिन जो नई जो चैलेंजेस हैं, एआई से संबंधित जो चैलेंजेस हैं, जो जियो पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं, और 2047 में विशेषकर इस वर्ष का इसमें उल्लेख किया गया है कि 2047 तक हम लोगों को कैसी पुलिसिंग चाहिए, इसमें स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जियो पॉलिटिकल एक ऐसा विषय है जो कि पहली बार शायद इस तरह के कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा हुई है। और जियो पॉलिटिकल मतलब ये है कि जो विश्व स्तर पर जो चैलेंजेस आ रही हैं, जिसमें कि भारत पर उसका असर हो सकता है, तो और हम ये देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, हमारे आसपास तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी और जगह जो कुछ भी हो रहा है उसका हम पर क्या असर होगा, एक। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि बाहरी शक्तियों से या बाहरी विचारों से या बाहरी लोगों से प्रभावित हो सकते हैं या दुष्प्रचार के शिकार हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को कैसे रोका जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और मैं समझता हूं कि इसमें हम लोग बहुत सफल हुए हैं। और सबसे अच्छी बात एक यह भी है कि जो नक्सली क्षेत्र में जो यहाँ की पुलिस ने और खास करके इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो काम किया है वो अद्भुत है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं एक बार भूपेंद्र जी से समझना चाहता हूं। भूपेंद्र जी, आंतरिक सुरक्षा के छत्तीसगढ़ के मुखिया रहे बासवान साहब, इन्होंने बेहद बेहतर तरीके से समझाया कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ इसका परिणाम असर होगा। देश की सीमाओं पे आपकी तैनाती होती है साहब, देश पे सुरक्षा या देश पे आंखें उठे तो आप लोग सबसे पहले अपना सीना चौड़ा किए हुए बॉर्डर पे रहते हैं, चाहे जल हो, थल हो या आकाश हो। जरा समझाइएगा कि आंतरिक सुरक्षा का मजबूत होना देश की सीमाओं के लिए, देश के को गौरवान्वित करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का क्या असर होगा सीमा पे तैनात आप जैसे हजारों हजार सैनिकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस मीटिंग का हम उल्लेख कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका व्यापक असर अभी कुछ दिनों में ही दिखने लगेगा, क्योंकि जैसे मैं भारतीय नौसेना में रहा, हमारे तो मैक्सिमम पोस्टिंग हम तो समुद्री इलाके में रहे और समुद्र तो आपको पता ही है कि पृथ्वी में पूरा हर जगह ही रहता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग जब रहते थे तो कहीं न कहीं हमें आंतरिक और बाहरी ये दोनों को हमको समझना पड़ता था। ये जो कॉन्फ्रेंस का जो असर जो रहता है, इसका जो आज के डेट में हमें दोनों साइड से चलना पड़ता है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है और बाहरी ताकत जो हमारे ऊपर आने वाली है, इन दोनों को मुकाबला इंटेलिजेंस की खबर है। ये बिल्कुल व्यापक तौर पे और सही समय पे यदि उस चीज का निराकरण हो जाता है तो उसका व्यापक असर हमेशा के लिए दिखाई देता है। और आज के डेट में जैसे आज देख ही रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें जो सेना को जो वर्चस्व रहा, इसमें हमें एक छोटी सी हमारे जो ऑफिसर्स है उन्हें एक बात बताया था कि हम सब चीज में आगे रहे लेकिन कुछ चीजें में हम पीछे रह गए। जैसे आज के आर्टिफिशियल जो हमें गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया और प्रचार किया गया, तो कहीं न कहीं ये मुद्दा हमेशा व्यापक रहेगा कि आने वाले टाइम में हमें विकसित भारत की ओर बढ़ना है तो हमें एक युद्ध इससे भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे लड़ना बहुत जरूरी है। हम बाहरी युद्ध से तो लड़ सकते हैं लेकिन इस टाइप के युद्ध से हमें जूझना जरूरी है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जब कृष्णदास जी से समझता हूँ, कृष्णदास जी जरा दर्शकों को समझाइएगा, शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था एक ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न बना हुआ है जिसे लोग रोज दो चार होते हैं। राजधानी में अगर इस तरह का कॉन्फ्रेंस होता है तो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में कानून व्यवस्थाओं पे जो सवाल उठते हैं उस पे कितना लगाम लगेगा, क्योंकि बात 2047 विकसित भारत की जा रही है, उसकी परिकल्पना रखी जा रही है, उसकी नींव रखी जा रही है। कितना ये कारगर होगा ये कॉन्फ्रेंस आने वाले समय के लिए। अवधेश जी, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक शब्द का उपयोग किया, इम्प्लीमेंटेशन। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। आप योजनाएं तो बना लीजिए, बहुत सारी चीजें जो हैं आप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके उसको आप फ्रेम कर लीजिए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तभी ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन अब टेक्निकल हो गई हैं, तो अब मुझे लगता है कि अब तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे ही आप सॉल्व करते हैं। इससे क्या रिजल्ट हमको मिलता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे लॉ एंड ऑर्डर के साथ में जो इशू है अवधेश जी, वो रहता है दहशत का। आप अगर क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल में अगर पुलिस दहशत फैलाने में सफल नहीं रही, तो मुझे लगता है कि आप कितने भी स्ट्रिंजेंट लॉज ले आइए, कितने भी बड़े बड़े नियम बना लीजिए, उसका बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। पुलिस का जो सम्मान था एक समय में, मुझे ध्यान आ रहा है कि आज इस सम्मानी पैनल में मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पासवान साहब अर्ली 90s में रायपुर के एसपी रहे हैं। शायद मैं रिकॉल कर रहा हूं सही, तो उस समय हम कॉलेज में थे अवधेश जी। मैं उससे एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि उस सम्मान के साथ में साहब ने जो कार्य किए हैं या उस समय की जो पुलिसिंग होती थी, एम्बेसडर कार में चलते थे एसपी साहब लोग उस समय, और वो जब कार आती थी तो हम जब कॉलेज में थे तो साहब आए, पासवान साहब वहां पर, तो उनको देखने का एक क्रेज था युवाओं में, एसपी साहब आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरीके की कोई टेंडेंसी युवाओं में या छात्रों में या रही है। तो जो पुलिस का एक सम्मान था, जो अधिकारियों का एक सम्मान था, वो अपने आप में क्राइम रोकने में एक बड़ी योगदान रहती थी। इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके का एक भूमिका रहता था कि बर्फ की सिल्ली में आपको लेटा के इन्वेस्टिगेशन किया जाता, तो एक दहशत रहता था। अब क्या आप इंटेलिजेंस है, आप इन्वेस्टिगेशन टोटली टेक्निकल कर लीजिए, उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। आप देखिए, आपको क्राइम को कर्व
करना आपके लिए सबसे जरूरी है, ना कि इन्वेस्टिगेशन। मर्डर होने के बाद आपने आरोपी को पकड़ लिया, वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं नहीं मानता। आपको वो क्राइम मर्डर ना हो, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट पुलिस का होना चाहिए। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जब एक बार सुरेश जी का रुख करता, सुरेश जी, हम सब शहर में बैठ के तमाम तरह की समीक्षा करते हैं, आप जंगल में बैठ के उन तमाम समीक्षाओं को सुनते हैं, बैठते हैं, समझते हैं। मैं इसलिए जंगल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अपने जीवन के आपने महत्वपूर्ण समय दंतेवाड़ा के जंगलों में, बस्तर के जंगलों में आपने बिताए हैं। जरा समझाइएगा ना कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस अगर राजधानी रायपुर में होती है तो बस्तर में बैठे उस जवान के मनोबल पे कितना असर पड़ेगा, बस्तर में तैनात कानून व्यवस्था को संभालने वाले उस जवान के मनोबल पे कितना असर पड़ेगा। साहब की अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों तक रायपुर में थे, उनके मनोबल पे अगर असर पड़ेगा तो बस्तर पे कितना असर डालेगा, समझाइए थोड़ा। देखिए, बहुत बड़ा विषय है आज आपने रखा है अवधेश जी। इसमें आज जो 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है डीजी और आईजी का, ये समझ लीजिए कि एक मील का पत्थर है ये। क्योंकि अभी हम बैठने से पहले पासवान साहब से मैं पूछ रहा था कि आपके समय में क्या था, पहले इन्होंने बताया कि पहले दिल्ली में हुआ करता था। तो सबसे पहला ये जो बदलाव है कि राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। फिर चर्चा में बात आई कि मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है और छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में इस समय जो परिस्थिति है, विशेषकर नक्सल इलाकों में जिस तरह से पुलिस पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे है और एक विजय पताका फहराने के कगार पे खड़ी है, उस स्थिति में यदि पूरे देश भर के तमाम पुलिस के आला अफसरों को ला करके राजधानी में चर्चा होगी तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि छत्तीसगढ़ अब वो नहीं रहा, रायपुर उतना पिछड़ा नहीं रहा। रायपुर की वक्त क्या है, छत्तीसगढ़ की वक्त क्या है, देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ अलग से दिखेगा। और एक बहुत बड़ी कूटनीतिक ये जीत है कि एक संदेश पूरे देश और दुनिया को दिया गया है कि जिस विषय को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बात होती थी, हमने जड़ से उसको नष्ट कर दिया है। पूरे देश के पुलिस को हमने ला करके यहाँ पर चर्चा कर ली, वो भी 3 दिन। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ पर 3 दिन तक डेरा डाल के बैठे हैं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, पहली चीज। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा संदेश है, जो अभी दास जी जो बता रहे थे, तो अगले साल के लिए एक जो माइंडसेट दिया गया है, ये नशे के खिलाफ है। नशा हर क्राइम का जड़ है। पासवान साहब भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि नशे को यदि आप रोकेंगे तो निश्चित रूप से जो क्राइम होता है उस क्राइम के रेशियो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा संदेश है। और बस्तर में जो जवान बैठे हुए हैं, जो युद्ध में लगे हुए हैं और लगातार पहाड़ियों को जीत रहे हैं और नक्सलियों को मार के खत्म कर चुके हैं, उनके लिए ये हौसला अफजाई है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रायपुर में आकर के बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ठीक है, राजीव रंजन साहब, देरी से आपके पास पहुंच रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, इतने बुद्धिजीवी पैनलों के साथ आज मौजूद हो कि आपकी बारी आने में थोड़ी सी देरी हो गई। जरा समझाइएगा दिल्ली के हाल क्या है, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पूरी सरकार तो रायपुर में बैठी हुई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस का असर भी जरा समझाइएगा अपने शब्दों में, राजीव जी। देखिए, तकनीक का जो असर जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसमें जब कॉन्फ्रेंस दिल्ली रायपुर से हो रहा हो तब भी दिल्ली संचालित होती रहती है। इसका मतलब है कि तकनीक इतनी व्यापक हो गई है कि सरकार कहीं पर भी रहे, देश चलता रह सकता है। और इसीलिए जब आप डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं और वहां पर जब महत्वपूर्ण मुद्दे, अभी थोड़ी देर पहले जो है सुरेश महापात्रा जी जब बात कर रहे थे कि ये जो टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पर ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको कोई बहुत बड़ा संदेश देना हो तो उस जगह से दिया जाए जहां बहुत बड़ी घटना हो रही है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। देश भर में आतंकवाद पर बहुत बात होती है। इस समय अभी जब डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ तो जो महत्वपूर्ण बातें सामने आई उनमें लेफ्ट विंग टेररिज्म था, काउंटर टेररिज्म था, डिजास्टर मैनेजमेंट था, वुमेन एम्पावरमेंट के कुछ इश्यूज थे, फॉरेंसिक साइंस के कुछ इश्यूज थे। लेकिन इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है ना, क्योंकि आज हम लोग जो बहुत आसानी से नक्सलवाद और या नक्सल टेररिज्म से बाहर आने की कोशिश में है, विजय पताका लगभग फहरा दी गई है। लेकिन जो बात है ना, जिसको कि बॉर्डर लाइन, जिसके ऊपर काम करना है कि ये जो चीजें हैं, ये जो अपराध है, जो आतंकवाद है, जो नक्सलवाद है, तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि व्हाइट कॉलर जो टेररिज्म है वो समाप्त नहीं होता। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इन चर्चाओं में रहा है। आज जो एक और बात है जिस पर जो है हम लोग लगातार बात करते हैं, जिसको जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कहते हैं।
जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं हम उसको बहुत आइसोलेशन में लेते हैं और अपराध की श्रेणी में इसलिए नहीं लेते, उसको जो है ये मानते ही नहीं है कि आज जब चीजें सामने आई हैं एआई के माध्यम से, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो भारत के भीतर जो बहुत सारी अराजकताएं फैलाई जा रही हैं, उसका संबंध कहीं पाकिस्तान से निकल रहा है, कहीं चीन से निकल रहा है। जब एक्स ने जो है लोकेशन ऑन कर दिया है, तब पता चल रहा है कि भारत के भीतर जो अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत किया जा रहा है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। लेकिन इसको क्रिमिनल एक्टिविटी तब समझा जा सकता है जब हम व्यापक रूप से देखें कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म किस तरीके से काम करता है। तो ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेस है, देखिए अब अपराध भी वो पुराने नहीं रहे, अपराध करने का तरीका भी पुराना नहीं रहा, इसलिए अपराधियों को पकड़ने का भी तरीका नया होगा और अपराध करने का भी तरीका आप देख ही रहे हैं। इसलिए जब बात हो रही है एआई की या डिजिटल टूल की तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आग लगे और तब हम कुआं खोदे। आपको याद होगा कि जब 26/11 हुआ था उसके तुरंत बाद नेटग्रिड जो है वो हम एग्जिस्ट में आया, उसकी संकल्पना हुई और उसके बाद बैंक, रेलवे, टेलीकॉम, इन सेक्टर्स को से जो इंफॉर्मेशन वो सीबीआई, आईबी, रॉ, ईडी, ये सब जो है कोऑर्डिनेटेड वे में जो नेटग्रिड के साथ जुड़े, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आग लगे और फिर उसके बाद हम फटाफट कुआं खोदने लगे, उसके मुकाबले हमको ये जो है जो अलर्टनेस है वो इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में आती है जब हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमको सामान्य अपराधों से किस तरीके से लड़ना है, नशा से किस तरीके से लड़ना है, महिला अपराधों से किस तरीके से लड़ना है, हमको जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं उनका सामना किस तरीके से करना है, तब हम जो है एक बेहतर रिजल्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जब एक बार पासवान जी का रुख करता। पासवान जी, कृष्णदास जी ने एम्बेसडर का जिक्र किया कि साहब आप लोग एम्बेसडर से चलते थे, वो सम्मान होता था। मैं एक और शब्द जोड़ देता हूं, जब पुलिस का डग्गा कहीं से गुजरता था तो अपराधी सड़क छोड़ के, जो उपद्रवी तत्व होते सड़क छोड़ के गलियों में, घरों में छुप जाया करते थे। पुलिस की वो साख, पुलिस की वो चमक और धमक क्या लौट पाएगी बदलते दौर में? इसलिए चिंता की जा रही है क्योंकि सोशल पुलिसिंग के नाम पे आपने कई तरह के प्रयोग तो किए, लेकिन आज जो लोग हैं कानून के पास जाने के लिए थोड़े से घबराने लगे। साहब, रसूखदार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि कानून के दरवाजे पे जाने में थोड़ा सा भय होने लगा है। कैसे टूटेगा भय? तब जब इस तरह के कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और उस पर हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए, पुराने समय की जो बात है, जब मैं पुलिस अधीक्षक था रायपुर में, तो प्रत्येक दिन मैं क्राइम मीटिंग लेता था और ये क्राइम मीटिंग होता था 10 बजे। तो हमारे जितने भी टीआईज थे, एडिशनल एसपीज थे, सीएसपीज थे, यहाँ तक कि आरआई थे, सभी मीटिंग अटेंड करते थे। और 8 बजे वो थाने पहुँच जाते थे, अपने अपने घरों से थाने जाते थे तो एक गश्त हो जाती थी। फिर थाने से जब कंट्रोल रूम आते थे तो एक और गश्त हो जाती थी। फिर कंट्रोल रूम से फिर थाने जाते थे तो एक और गश्त हो जाती थी। और सबको निर्देश था कि 12 बजे से पहले वो थाना नहीं छोड़ेंगे जब तक कि रात्रि गश्त के लिए जवानों को न निकाल दें। एक बात। दूसरी बात, मैंने उस समय प्रमुखता से अपने पुलिस अधिकारी को कही थी कि सबसे अच्छा शासक या सबसे अच्छा शासन क्या होता है। देखिए, कठोपनिषद में एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि एक नौजवान युवती 16 श्रृंगार करके और रात के 12 बजे सड़क पर जा रही हो और उसको सुरक्षा महसूस हो, उसको कोई परेशान करने वाला ना हो, तो सबसे अच्छा जो पुलिसिंग है, सबसे अच्छा शासन जो है वो वही होता है। एक दूसरी बात जो मैं ये कहता था कि देखिए, उस समय सुनने में आता था कि सट्टे में कुछ पुलिस के जवान कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ दूसरे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैं ये कहता था कि देखो, हमारी पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो शरीफ व्यक्ति है वो सीना तान करके चले, मूंछों को ऊपर करके चले, और जो बदमाश हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, जो लोग बाहुबली हैं, वो जो है गलियों में छुपते फिरते रहें। क्या बात, तब जाकर के हम अच्छी पुलिसिंग की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और पुलिस का जो मेल जोल है एकदम, उसको मैंने कहा था कि अगर मैंने किसी को देख लिया या सुन लिया कि वो जो है बदमाशों के साथ मिला हुआ है या सट्टेबाजों के साथ मिला हुआ है, जुआड़ियों के साथ मिला हुआ है या बाहुबलियों के साथ मिला हुआ है, तो समझ लो कि उसकी खैर नहीं है, उसको सस्पेंड किया जाएगा और उसको बर्खास्त किया जाएगा। तो इस तरह की पुलिसिंग होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं इस संबंध में कि देखिए, हमारे चूंकि हमारा टर्म फिर आएगा कि नहीं आएगा, तो इस नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कि हिंसा की जो बात होती है, हमारा जो संविधान है ये अद्भुत है। बिल्कुल। और हमारा संविधान ऐसा है कि ये हिंसा को पूरी तरह से रोकता है
लोगों में सुरक्षा की भावना लाता है, बराबरी की भावना लाता है। और ये पुरानी जितनी भी बातें थी, जो भी कमियां थी हमारे देश में या हमारे आप समझिए कि संस्कृति में, सबको दूर करके सभी की, न केवल हम एक पर्टिकुलर धर्म की बात है, सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के ये बनाया गया है और इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। एक दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्रांति की जरूरत नहीं। नक्सली जिस क्रांति की बात करते हैं या दूसरे लोग जेन जी जिस क्रांति की बात करता है, इसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हर 5 साल में हम क्रांति करते हैं और वो हम वोट के माध्यम से करते हैं। कम्युनिस्टों ने जो क्रांति की है उसमें आप ये समझिए कम से कम 2 करोड़ लोगों की जान गई। 2 करोड़ लोगों की जान जाने के बाद भी देखिए रूस में फिर से वही पुरानी व्यवस्था आ गई। चीन जो है पुरानी व्यवस्था पर लौट रहा है। तो इतने लोगों की जान जो गई, इसमें बहुत सारे लोग निरपराध थे। क्या हासिल हुआ? और हम वही काम बिना खून खराबा के कर रहे हैं और हर 5 साल में हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम क्रांति ला सकते हैं। तो इसलिए न जेन जी को कुछ घबराने की जरूरत है, न ही नक्सलियों को यह सब बात कहने की जरूरत है कि हमको क्रांति की जरूरत है। हमारा हाँ कुछ कमियां हो सकती है, हमारे न्याय व्यवस्था में कमियां हो सकती है, पुलिस व्यवस्था में कमियां हो सकती है, चुनाव के तरीकों में कमियां हो सकती है कि जो है चुनाव में इतना धन बल का इस्तेमाल होता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन इन चीजों पर अगर विचार किया जाए तो हमको किसी तरह की हिंसा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जी। कृष्णदास जी, मैं आपके से कुछ समझना चाहता हूं। अभी पासवान साहब ने जैन जी शब्द का इस्तेमाल किया। साहब, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। संविधान इतना मजबूत है कि देश को कतई किसी से कोई खतरा नहीं है। आप विश्वास बनाए रखें। साहब, जैन जी की क्रांति हमने देखी है देशों में। नेपाल में सरकार बदल गई, भारत में कोशिश की गई छद्म तरीके से कि जैन जी को प्रोवोक किया जाए, नतीजा कुछ नहीं हुआ। इतना व्यापक, इतनी विविधता हमारे देश में कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब आंतरिक सुरक्षा पे बात उठती है तो हर बार हम कानून की तरफ देखते हैं, हर बार हम पुलिस की तरफ देखते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है निराशा हाथ लग जाती है। क्यों विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है? कहां कमियां रह जा रही है? हम मंगल पे पहुंच चुके हैं, चांद पे हम पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, ये विश्वास की बात है अवधेश जी। जैसे राजीव जी ने कहा, मैं उस चीज को फिर दोहराता हूं कि हम कुआं खोदते हैं जब आग लग जाती है। ये परंपरा हमको बदलनी पड़ेगी। जब इफेक्टिव पुलिसिंग के उस पर हम जब ध्यान देंगे, हमको एक ऐसा नियम, देखिए अभी विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई कि हमारी कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या नियम कानून हमको लागू करना चाहिए, किस तरीके की एक व्यवस्था बनानी चाहिए। मुझे लगता है अवधेश जी, हमको पूरी ऐसी व्यवस्था करनी है कि वो क्राइम ना हो। आप देखिएगा कि जो नक्सलवाद के बारे में भी जब हम विषय में चर्चा करते हैं, मैं नक्सलवाद को पक्ष और विपक्ष में ना जाते हुए सिर्फ ये एक इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि कहीं ना कहीं से सिस्टम में कुछ खामियां थी जिसके कारण उनको पैर पसारने का जगह मिला। तो हम उस व्यवस्था को क्यों नहीं खत्म करते? ऐसा कानून क्यों नहीं बनता? हम जब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं या विकसित भारत में जब हम कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कोई ऐसा व्यवस्था बना लेते हैं कि हम ये क्राइम होने ही ना दें, वहां तक ना पहुंच पाए, एक ऐसा दहशत लोगों के बीच में रहे। उसके लिए आपको जैन जी की जब बात आती है, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के प्रति जो लोगों की एक जो कर्तव्य है, राष्ट्र भावना जो आनी चाहिए। आप देखिए रुपेन जी सेना से हैं, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के। अवधेश जी, हम तो आपके साथ में भी कई जगह गए हैं, तो हम देखे हैं कि किस समर्पण से सेना कार्य करती है। लेकिन जब आप पुलिस और सेना की जब भिड़ंत देखते हैं यूट्यूब में, तो आपको बड़ा शर्म लगता है कि जो लोग बॉर्डर में बेचारे, ना किसी मौसम की चिंता है, ना किसी परिवार की चिंता है, वो डटे हुए हैं लोग, उनके साथ में पुलिस वाले जब अपमान करते हैं। ये व्यवस्था जो है, ये मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, किसी घटना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीजें पुलिसिंग में थोड़ी इफेक्टिवली आपको सुधारनी पड़ेगी। पुलिस को आपको एक आंसरेबल और पुलिस को एक इफेक्टिव फोर्स आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको निष्कर्ष अच्छे निकलेंगे। ठीक है राजीव जी, जरा समझाइएगा। साहब, बदलते दौर पे अपराध के तरीके बदल गए हैं। अपराधी जो है वो नए नए और नायाब तरीकों से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामला हम सबके संज्ञान में है। मैं नाम ले लेता हूं, रायपुर के ही एक प्रबुद्ध विधायक है सुनील सोनी। उन्हें सेना का जवान बन के, माफ कीजिएगा, आईबी का ऑफिसर बन के कॉल किया गया। बताया गया कि जो आतंकवादी घटना घटी कश्मीर में, उसमें उनके नंबर का इस्तेमाल किया गया।
विधायक जब सुरक्षित नहीं है, उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है, तो बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? राजीव जी, ये समस्याओं से हम सब वाकिफ हैं, जरा समाधान पे फोकस कीजिएगा। बतौर कलमकार, बतौर साहित्यकार, बतौर साहित्य की सेवा करने वाले, क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है लोगों को बदलते दौर में नए अपराध से जागरूक करने के लिए, सजग रखने के लिए? क्या हमारी जिम्मेदारी है, या सब कुछ हम पुलिस के माथे पे छोड़ दें? सजगता तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक फोन आया। ये इन दिनों डिजिटल अरेस्ट वाला बहुत मामला चल रहा है और बहुत ही एनोनिमस नंबर से आपके पास फोन आ रहा है। मेरे पास फोन आया, उस समय मैं किसी कार्यक्रम में था, अचानक फोन आया, बोले कि आपकी बेटी कहाँ है, आपको पता है? और मैंने अचानक बात करते करते मैंने फोन नंबर पर जब निगाह डाली तो देखा कि +92 से ये नंबर था। +92 जब नंबर समझ में आया तो मैं समझ गया था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी दूसरी जगह से आया हुआ है और ये जो जेन्युइन नहीं है, फेक है। और फिर जब मेरा उसके साथ संवाद हुआ तो मैं समझ गया कि यहाँ पर जो है मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने उसको कहा कि भाई वो अमेरिका में इस समय वहां पढ़ाई कर रही है। तो उसने, अच्छा वहां पढ़ाई कर रही है, आपको पता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया? तो आप सोचे कि अगर मुझे जो है सजगता नहीं रहती, अगर मैं ये नहीं जानता कि ये सब कुछ हो रहा है या ये सब कुछ इस समय समाज में चल रहा है, तो शायद मैं उस घटना से घबरा करके और लगातार जो है मैं इधर उधर जो है हाथ पांव मारता और मैं कोशिश कर, और मैं निश्चित रूप से उनके ट्रैप में आ गया होता। वो मेरा आर्थिक या मानसिक रूप से तो नुकसान कर ही चुके होते। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सजगता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मैं आपको जो नए दौर में जो तकनीक है उसकी क्या महत्ता है उस पर थोड़ा सा आज हम माओवाद के जो अंत की तरफ गए हैं, क्या उसमें तकनीक की भूमिका नहीं है? क्या अगर मोबाइल ना आता तो माओवाद समाप्त हो सकता था? मोबाइल की कितनी बड़ी भूमिका है उस नेटवर्क को तोड़ने में, उनके जो खुफिया जानकारियों को बाहर निकालने में, या इतना जो मास सरेंडर हो रहा है उसको आप देखें। अगर जो है हम ह्यूमिनिट या मुखबिर नेटवर्क की बात नहीं करें, या टेक्निट या तकनीकी जो खुफिया तंत्र है उसकी बात ना करें, अगर सिग्नेट या जो सिग्नल प्रक्रिया उसको किस तरीके से ब्रेक किया उसकी बात ना करें, ओसीनेट या ओपन सोर्स नेटवर्क है उसकी बात ना करें, इन सबका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया गया और इसका इंटीग्रेशन जो है या इन तकनीकों का जो पूरी तरीके से इस्तेमाल माओवादियों के खुफिया तंत्र को तोड़ने में किस तरीके से किया गया उसको करें, तभी तो हम ये समझेंगे कि किस तरीके से तकनीक जो है आज अपराधों को नेस्तनाबूद करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सैटेलाइट डेटा आपके नक्सल तंत्र को ध्वस्त करने में काम आए, ड्रोन्स नक्सल तंत्र को ध्वस्त करने में काम आए, मोबाइल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो नक्सल तंत्र को ध्वस्त करने में काम आए। ये जो चीजें पहले हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, पहले हम जो केवल जो है ह्यूमिनिट या मुखबिर नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, आज हम महत्वपूर्ण तकनीकों के माध्यम से भीतर घुसे हुए हैं। आज हमको मालूम है कि किसका मूवमेंट कहाँ है, आज हमको मालूम है कि कौन से फॉरेस्ट एरियाज ज्यादा डेंस है, कहां से कहां तक मूवमेंट होता है, क्या क्या चीजें आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये केवल नक्सलवाद की बात नहीं है, ये चीजें सभी प्रकार के अपराधों में समान रूप से शामिल है। ठीक है, ठीक है राजीव जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जरा सुरेश जी से समझना चाहता हूं। सुरेश जी, 2 तारीखों का जिक्र मैं करता हूं, बाकी आप समझाइएगा। अप्रैल 2024 राजधानी रायपुर, प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह, तारीख तय हो गई कि साहब 26 मार्च 2026 नक्सलवाद का सफाया। दिसंबर 2025 तय हो गई कि साहब अगली बार जब कॉन्फ्रेंस होगी तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, खास करके आतंकवाद, खास करके अपराध करके दीगर देशों में भागने वाले अपराधी, खास करके साइबर अपराध, तमाम चीजों पे बातचीत हो गई। राजधानी रायपुर 2 तारीख है, जरा समझाइए क्या इसका महत्व है? सबसे बड़ी बात है कि रायपुर इन दोनों चीजों के लिए आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक जाना जाएगा कि इसी रायपुर में बैठ करके, इसी रायपुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेट ऐलान किया कि मार्च 2026 हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। और उसके बाद फोर्स ने जो मूव किया है, तो इससे ये साबित होता है कि ऊपर में बैठी ताकत जब हौसला देती है नीचे जमीन में लड़ रहे जवानों को, तो नीचे में जो भी पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें आईजी भी है, डीजी भी है, फोर्सेस है, तमाम संसाधन जो है जुटा करके उस काम में लग जाते हैं। क्योंकि उन्हें पासवान साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, जैन जी को लेकर कहा, तो यही आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उसी तरीके से जब देश का गृह मंत्री जब कोई संदेश देता है तो वो जो उनसे जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम उस काम को
क्रियान्वित करने के लिए जुट जाता है, क्योंकि उन्हें ये बात साबित करनी होती है कि हमारा देश का गृह मंत्री गलत नहीं बोल सकता। उन्हें यदि विश्वास है, हमें उस विश्वास को कायम रखना है और उसे सफल करके दिखाना है। और यही सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मार्च 2026 की जो बात है, हम मार्च 2026 से काफी पहले यानी करीब 3 महीना पहले हम इस बात के मुहाने पर खड़े हैं कि दिसंबर 2025 में हम नक्सलवाद से मुक्त करने की स्थिति में खड़े हो चुके हैं। चूंकि गिने चुने 5-7 चेहरे बचे हैं, 2-4 एरिया कमेटी बची है, उसके अलावा बस्तर में मुझे नक्सलवाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि जो भी नक्सली और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे राजीव रंजन जी ने कहा कि इन लड़ाई में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है और तकनीक ने नक्सलियों को नेस्तनाबूद किया। कल तक नक्सली किसी भी हमले के आधे घंटे के भीतर अपना ज्ञापन जारी कर देते थे, विज्ञप्ति जारी कर देते थे। अब उनके खुद समय मांगना पड़ रहा है कि हमें जनवरी तक का समय दीजिए, फरवरी तक का समय दीजिए, ताकि हम कन्वे कर सके, अपने लोगों तक संदेश पहुंचा सके। और वो घुटने के बल बैठ करके आपसे अनुमति मांग रहे हैं कि आप सारी कार्रवाइयां को रोक दीजिए, हम समर्पण करने को तैयार हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि नक्सल संगठन अपनी विज्ञप्तियों में इस बात को समय लेते हुए मांग रहा है कि हमें समय दे दीजिए ताकि हम कन्वे कर सके। यानी वो मोबाइल या तकनीक का प्रयोग करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब पूरी तरीके से एक मैनुअल सिस्टम में आकर के अपनी जान बचाने की स्थिति में आना पड़ा है। तो इसका मतलब साफ है कि फोर्स ने, सरकार ने, नियम ने, नीति ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और यही मान लीजिए कि ये जो तारीख है 2026 तक का, जो दिसंबर 2026 की जो तारीख तय की गई है, वो तारीख भी कारगर साबित होगी। ठीक है, भूपेंद्र जी जरा समझाइएगा, ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर पे कई लोगों ने सवाल उठाए, छद्म तरीके से उठाए, लेकिन साहब सवाल उठाए, आप तो उस जगह पे तैनाती आपकी रही है, आपने उस वतन की सेवा की है जहां पे हंसते हंसते गोली खा लेने की परंपरा है। ऐसे में सवाल उठाना, जरा मनोबल पे मैं बात करना चाहता हूं, जरा समझाइए ना। ऐसे ऑपरेशन पे जान न्यौछावर करना और उसके बाद सवाल उठाना और आज कॉन्फ्रेंस में उन तमाम चीजों का जिक्र करना कितना असर डालेगा? बिल्कुल, राजीव रंजन सर ने जिक्र किया था अभी कुछ दिन पहले 26/11 का, तो बताना चाहूंगा कि 26/11 का जब हुआ था तो मैं मुंबई में ही मौजूद था और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में हमारा जहाज मौजूद था और मैं उसी में कार्यरत था। तो उस टाइम की जो व्यवस्था थी, उस जब प्रॉब्लम आ रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था करीब करीब 2 घंटे तक तो कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैं उस जगह पे था, हमें भी नहीं समझ आ रहा था क्या, केवल आवाज बस सुनाई दिया था। लेकिन माहौल में ढलने में काफी टाइम लगा। कमांडो ऑपरेशन आए, हमारे नेवी के जो मार्कोज है वहां से ताज होटल में उतरे, फिर जो चला ऑपरेशन काफी उस टाइम के हिसाब से तो अच्छा था, लेकिन आज के हिसाब से हम देखे जाए तो बहुत सारी खामियां थी। दूसरी चीज थी जो पुलिस वहां की थी, वहां उस टाइम के पुलिस के पास एक डंडा हुआ करता था, इंसास राइफल भी नहीं हुआ करता था, पिस्टल नहीं हुआ करता था। लेकिन जो उस प्रॉब्लम के बाद जो चेंजेस आए, कहीं न कहीं काफी सारे चेंजेस हुए और आज मुंबई पुलिस की बात की जाए तो एक बहुत ही आधुनिक है। और यदि उनके कॉम्बैट आपके जो जितने भी तरीके हैं, उनके तरीके बहुत काफी एडवांस हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये जो चीज सुधार हो रहा है काफी महत्वपूर्ण है। रही बात है जैसे आज ऑपरेशन सिंदूर की बात है, कहीं न कहीं इस चीज में सेना है, तीनों सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तो हमेशा तैयार रहता ही है। और कहीं न कहीं हमारे जो देश के जो नागरिक है और अभी जो नौजवान है जो आज कहीं न कहीं देश सेवा के लिए तत्पर हो रहे हैं, जैसे जो जेएनजी का जो पावर कहते हैं, तो कहीं न कहीं उनको समझना होगा कि हमारी जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए हमारे देश के जवान और पुलिस जो जवान है, कहीं न कहीं उनका जो मनोबल इस लेवल पे हाई रखा जा रहा है। ये जो हमारे राष्ट्र के जो ताकत है, जिस देश के हमारे कह सकते प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, मनोबल को बहुत ही हाई लेवल पे करके रखे हैं कि जेएनजी के जो हमारे यदि कोशिश करने वाले की रहेगी ना, मैं तो यही कहूंगा हार जरूर होगा इसका। और ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार सक्सेस हुआ है, हमारे भारत नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। और आज यदि कहीं देखे जाए तो टेक्नोलॉजी के रूप में जो हम तीनों सेना यूज करते हैं, कहीं न कहीं अब धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके हमारे जितने भी प्रदेश स्तर पे है उसको भी लेके आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। मैं जब एक पासवान साहब के पास जाता हूँ, आप चिंता कर रहे थे कि मेरी बारी आएगी कि नहीं, आपकी बारी आई। और जब समझाइएगा पासवान साहब,
एसआईआर एक प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सा लीक से हटके है, लेकिन इसे भी आंतरिक सुरक्षा से जोड़ के देखा जा रहा है। बंगाल की स्थिति क्या आज हम सब देख रहे हैं कि बंगाल में क्या चीजें हैं। मणिपुर में जो 2 सालों तक जो हिंसा हुई हम सब ने देखा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए ये सब विषय कितना महत्वपूर्ण है, और आपको क्या लगता है कि जो रणनीतियां तय की गई है, बदलते दौर में सब कुछ बदल रहा है, ऐसे में वहां के हालात, क्योंकि आज बंगाल के जो हालात है उससे छत्तीसगढ़ अछूता नहीं है साहब। छत्तीसगढ़ में लंबी चौड़ी फहरिस्त है, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया। सीमा पे अगर कुछ दिक्कतें होती है तो उसका असर अंदरूनी राज्यों में होता है। छत्तीसगढ़ क्योंकि मध्य में है, सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं एसआईआर के बारे में बात करूंगा। एसआईआर बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं कि हर 5 साल में होना चाहिए। काफी समय गुजर गया है, इस बीच बहुत सारे घुसपैठिए हमारे देश में आ गए हैं। रोहिंग्या जो है, म्यांमार से जो लोग आए, वहां पर जो अंदरूनी जो हालात बिगड़े तो रोहिंग्याओं को वहां से भागना पड़ा, निकलना पड़ा। वो जो है बांग्लादेश के रास्ते आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और जो बांग्लादेश में जो स्थिति जो खराब हुई और वहां पर जो गरीबी है, वहां पर जो शोषण है, अन्याय है, उस कारण से भी लोग भारत में आना पसंद करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आकर के और जो यहाँ की गतिविधियों में शामिल होते हैं, यहाँ के षड्यंत्र में शामिल होकर के और भारत के खिलाफ जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज वगैरह में भी वो लोग शामिल होते हैं, अपराधों में भी शामिल होते हैं। तो एसआईआर तो बहुत आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं कि आश्चर्यजनक ये है कि हमारे आसपास हम लोग जानते हैं कि कौन है घुसपैठिए, उसके बावजूद भी हम सूचना नहीं देते, पुलिस को सूचना नहीं देते, या जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनको सूचना नहीं देते। मैं आपको बता दूं कि रायपुर में भी अभी की बात नहीं है, काफी वर्षों से यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि जैसे अगर आप उनसे आप बातचीत करें तो वो कहेंगे कि हम कलकत्ता के हैं। कलकत्ता के अगर बात करें तो बोले कलकत्ता में कहाँ से हो, तो फिर वो घबरा जाते हैं। या कई बार वो बोलेंगे कि भाई मैं बिहार से हूँ या किसी और राज्य से हूँ या उड़ीसा से हूँ, लेकिन बेसिकली घुसपैठिए होते हैं। अगर बातचीत की जाए तो समझ में आ जाता है। यहाँ पर जो खास करके जो नर्सरीज हैं, जहाँ पर ये पौधे वगैरह जो उगाते हैं और बेचते हैं, वहां पर भी बहुत सारे लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं। और भी अगर गहन अगर जांच की जाए तो बहुत जगह इस तरह की घटनाएं, और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में होता है। और आप लोगों को मालूम है कि वो लोग वहां से आते हैं और यहाँ पर उनके लिए एक निश्चित जगह होती है, वहां जाकर के वो लोग रिपोर्ट करते हैं, वहां जाकर अपनी आमद देते हैं जिस प्रकार से कहा जाए, और वहां से उनको विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम चल रहा है। तो इस पर एक बहुत कठिन कानून की आवश्यकता है। और जो दूसरी बात जो आपने कही, जो हमारी जो नीतियां हैं, तो हमारी नीतियां वर्तमान परिस्थिति में देखिए, पहले से हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारी नीतियां बहुत सफल साबित हुई हैं। और इस कारण से मैं समझता हूं कि जो हमारी जो फौज है, हमारी जो सेना है, उस पर हम लोगों को गर्व है कि दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से वो ये है। और हमेशा हम युद्ध जीतते रहे हैं, कभी हम लोग हारे नहीं है, अगर 1962 की बात अगर छोड़ दी जाए तो। और वो इसलिए भी संभव हो सका है क्योंकि अभी खास करके आप ये देखिए, पहले तो हमारे पास अपने शस्त्र नहीं होते थे, शस्त्र अस्त्र नहीं होते थे, अब यहाँ पर भी बनने लगे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी अच्छी गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो नीतियाँ हैं बहुत अच्छी हैं। और पुलिस भी इसमें, यहाँ की जो पुलिस है, भारत की जो पुलिस है, इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको, खास करके आंतरिक सुरक्षा से संबंध में। और एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके बारे में भी, जिसके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि अमेरिका में देखिए कैसी स्थिति है, ब्रिटेन में देखिए, नॉर्वे में देखिए, स्वीडन में देखिए, फ्रांस में देखिए, लोग कहीं पर भी घुस जाते हैं, आतंकवादी, और घुस करके हत्याएं करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बहुत सारी कुछ करते हैं। और हम ये सब जो है बहुत सालों से झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने नियंत्रण किया हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ की पुलिस के लिए, यहाँ की सरकार के लिए, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए जो एक पॉलिटिकल विल है और जो पॉलिटिकल क्लैरिटी है दिमाग में कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, कहाँ पर ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो है मैं आज का जो नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको भी बधाई देता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के भी नेतृत्व को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जी ठीक है। कृष्णदास जी, जब एक बात समझाइएगा, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ, नशे का कारोबार, ड्रग्स और तमाम तरह की नशीली पदार्थें एक ऐसी चुनौती है जो भविष्य को खराब कर रही है, युवाओं को खराब कर रही है। युवा गर्त में जाते जा रहे हैं। एनसीबी का ऑफिस खुल जाना नया रायपुर में,
उस विषय को लेके डीजी कॉन्फ्रेंस में चर्चा करना, टाइमलाइन तय करना कि साहब 1 साल के भीतर इन तमाम चीजों को खत्म करना चाहिए, छत्तीसगढ़ पे कितना असर होगा, कितना प्रभावकारी होगा छत्तीसगढ़ को लेके? अवधेश जी, मैं फिर उस चीज को दोहराऊंगा कि मेरे को जो डाउट है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। देखिए, आज हम अगर सेना को सैल्यूट करते हैं, सेना के जवान को सैल्यूट करते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पूरी देश की जनता के ऊपर उनके ऊपर विश्वास है। हमको ये लगता है कि जब सेना के जवान हैं, चाहे नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, जब वो डटे हुए हैं तो हमको अपने आप को सुरक्षित, हमको अपने आप लगने लगता है। यही चीज, यही भावना हमको पुलिस में लानी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा विरोधाभास मेरा है टेक्निकल जो चीजों को लेके जब चर्चा चल रही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण ही क्राइम रुक रहा है ये हम नहीं कह सकते। देखिए, 100% ये बात श्योर है कि नक्सलवाद को खत्म करने में टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन सिर्फ वही एकमात्र कारण था ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अवधेश जी, इच्छा शक्ति जो है वो इससे महत्वपूर्ण है। और मैं इस चीज को फिर दोहराता हूं कि ये इच्छा शक्ति थी जवानों की, जिसके कारण तेलंगाना से नक्सलवाद साफ हुआ। वहां पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन आप देखिएगा कि ग्रे हाउंड की जो इच्छा शक्ति, ग्रे हाउंड का जो कमिटमेंट था, उनकी जो कर्मठता थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, पासवान साहब उस चीज को जान रहे होंगे कि जब नारायण सन्याल को यहां से उठा के लेके गया है रायपुर से, उस समय ग्रे हाउंड यहां पर आई, उनको उठा के लेके गई, और जब वर्धा क्रॉस करने के बाद में रायपुर पुलिस को खबर की गई कि हम यहां से एक व्यक्ति को उठा के लेके जा रहे हैं, उस समय किसी तरीके का कोई मोबाइल या उसके कारण वो ट्रेस नहीं हुए थे। उनका इंटेलिजेंस वर्क करता था, उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क इतनी मजबूत थी। केरल में नक्सलवाद पनपने की कोशिश की गई, कम्युनिस्ट राज्य था, लेकिन सरगुजा का उदाहरण दे सकते हैं। सरगुजा का तो हमारे राज्य का अंग है। इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आपको देखिए, आपके जवान जो हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उनको आपको कर्मठता से आगे लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनको अगर सेना के टाइप ट्रेनिंग दी जाए, कुछ समय उनको बॉर्डर में रखा जाए, तो ये एक बहुत इफेक्टिव प्रयास हो सकता है। उनमें एक जज्बात लानी पड़ेगी अवधेश जी, तब हमको ये सब रिजल्ट मिलेंगी। ड्रग्स के कंट्रोल हो, चाहे और भी कंट्रोल हो, मुझे लगता है कि इस चीज में हमको ज्यादा गंभीरता से सोचनी पड़ेगी। ठीक है, भूपेन जी, आपको क्या लगता है कि सेना के तर्ज पे आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात लोगों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि एक जज्बा, एक देशभक्ति की भावना, समाज के प्रति भावना जागृत हो सके? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि यदि आप हर चीज के सक्षम है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो, तो उसका फायदा देश और आंतरिक सुरक्षा दोनों को तो मिलेगा ही। कहीं न कहीं जब हम सेना में जाने से पहले थे तो हम अलग ही टाइप की दुनिया लगते थे, लेकिन जब हम सेना की ट्रेनिंग किए, अलग अलग अचीवमेंट किए, मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक छत्तीसगढ़ का नॉर्मल दुर्ग जिला का रहने वाला था, लेकिन मेरी पोस्टिंग पूरा 22 कंट्री में विजिट किया हूँ। इजराइल का टेक्नोलॉजी देखा, स्पेन में गया, जापान का, अमेरिका का। तो जब हम इस टाइप से, जब एक मैं छोटा सा नॉर्मल एक नागरिक होके सेना में भर्ती होके उस चीज को अचीव कर सकता हूं, तो हमारे देश के यदि सेना की तरह यदि ट्रेनिंग दिया जाए और उसका महत्व देखा जाएगा, तो उसका हमेशा फायदा तो जरूर मिलेगा। ये 100% है। बिल्कुल सही। सुरेश जी, जरा समझाइएगा कोऑर्डिनेशन को लेके। कोऑर्डिनेशन शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साहब पासवान साहब गवाह है इस बात के कि जब भी जंगल में मुठभेड़ होता था, कोऑर्डिनेशन पे बड़े सवाल उठते थे कि साहब कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब हम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का जिक्र करते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से सपोर्ट मिलता है। हम बिहार के कोऑर्डिनेशन का जिक्र करते हैं कि यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से सपोर्ट मिलता है। ये कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे बने जो तत्व है उसकी समाप्ति पे कितना कारगर होगा, जब ऐसा नेतृत्व राजधानी में 3 दिन तक बैठ के चर्चा करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन का जो शब्द है ना, ये छत्तीसगढ़ में विशेषकर नक्सलवाद के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले सामने आया कि सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट होकर के नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये सब एक दूसरे से जुड़ करके इन्होंने एक दूसरे को संदेश भेजे, कन्वे किया कि किस तरह के लोग कहाँ पर हैं, कौन संदिग्ध है, नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, प्रोसेस, जो कोऑर्डिनेशन की जो बात आती है, तो इसका तो फायदा मिलता ही है। और ये कोऑर्डिनेशन एक जिले से दूसरे जिले के एसपी के बीच में, एक आईजी से दूसरे आईजी के बीच में भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसी भी क्राइम को रोकने के लिए जब तक पुलिस के भीतर में एकजुटता नहीं है, तो एकजुटता के लिए आपस में समन्वय का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप क्राइम तब तक रोक नहीं सकते जब तक कि, क्योंकि एक जिले में कोई क्राइम किया और दूसरे जिले में भाग गया,
तो उस जिले की एसपी की सीमा तो खत्म हो गई, वो तो जाके सुरक्षित ठिकाने में पड़ गया। तो ये उस स्थिति में जो कोऑर्डिनेशन है वही काम आता है कि यहां से संदेश दिया कि इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति उधर गया तो उसको ढूंढिए, तो दूसरे जिले का एसपी या सिस्टम उसको ढूंढ रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये जो आतंकवादी हिंसा की जो घटनाएं हैं और जो तमाम जो घटनाक्रम को लेकर बात हो रही है, यदि नशे के कारोबार को रोकना है तो इसमें भी बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेशन की दरकार पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपसी समन्वय नहीं होगा तब तक आप क्राइम की बुनियाद पर वार नहीं कर सकते, और उसकी बुनियाद पर वार करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को स्थापित करना, उस पर लगातार काम करना बेहद जरूरी है। ठीक है, मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मैं पासवान साहब से बहुत संक्षेप में समझना चाहता हूं। पासवान साहब, कोऑर्डिनेशन पे बातचीत चल रही है कि साहब कोऑर्डिनेशन दूसरे राज्यों से नहीं, आपस में भी होना चाहिए। मैं कवर्धा का जिक्र कर देता हूं, अचानक से याद आ गया। कलेक्टर पत्र लिखते हैं एसपी को कि साहब सुरक्षा बढ़ाइए ना, एसपी कहते हैं कि थोड़ा सा कारण बताइए ना, कैसे काम चले? पासवान साहब, कैसे काम चले? जी देखिए, ये जो कानून व्यवस्था और अपराध के संबंध में जो संबंध है कलेक्टर और एसपी का, ये कई बार इस तरह जैसे आपने बताया, कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं। वो इस कारण से भी है क्योंकि अपनी सीमाएं अगर देखें अधिकारीगण कि उनकी क्या सीमा है, किस क्षेत्र में कितनी बातें कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक तो ये, और दूसरी बात है संवादहीनता। बिल्कुल, क्योंकि कलेक्टर और एसपी में संवाद तो देखिए, भले ही एसपी कलेक्टर के अंडर में हो या ना हो, भविष्य में जैसे कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम है उसमें उनको इंडिपेंडेंस मिल जाता है अपने अनुसार कार्रवाई करने के लिए, उसके बावजूद भी जो सिविल अथॉरिटीज है उससे तो अच्छे संबंध रखने चाहिए एक, और संवाद तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो कलेक्टर होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। और कोई विशेष अगर बात होती है अपराध के संबंध में या कानून व्यवस्था के संबंध में, तो आपस में बातचीत करने के बाद ही कोई हल निकाला जाना चाहिए। और कानून व्यवस्था में कलेक्टर और उनके जो अंदर में जितने भी विभाग है वो जो काम करते हैं उनसे सहयोग लेना बहुत आवश्यक रहता है, और इस कारण से कानून व्यवस्था बनी रह सकती है। उसी प्रकार से कलेक्टर को भी चाहिए कि ऐसा एक माहौल बना करके रखे, और इनके ऊपर जो है कमिश्नर और डीआईजी होते हैं, उनका भी ये दायित्व होता है कि बीच बीच में दोनों की बैठक बुला करके औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से आपस में बातचीत करते रहे, जिससे कि एक माहौल एक अच्छा रहे। और ये जनता के लिए आवश्यक है, उनके लिए तो आवश्यक है ही, रहनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सहूलियत के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं लौटता हूं, आपके पास समय रहा तो राजीव जी, इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस कितना महत्वपूर्ण होगा, देश के आंतरिक हालात से हम सब वाकिफ हैं, जरा विस्तार से समझाइएगा एक बार राजीव जी। देखिए, जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक जो है उसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता है ना। राज्य अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनका समन्वय केंद्र के साथ ना हो, है ना। जो भारत जो है हमारा संघ है वो इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से बना हुआ है कि एक दूसरे का समन्वय इस देश को एक देश बनाता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सब इंप्लीमेंट होना चाहिए, उस स्तर पे होना चाहिए, उस भावनाओं के साथ होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जब तक व्हील पावर स्ट्रांग नहीं होगा आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? व्हील पावर कैसे मजबूत होगा? कैसे जिम्मेदारियां तय होगी कि अगर कहीं पे अपराध हो जाए? मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जिम्मेदारियां तय की गई है। मुझे याद है पासवान साहब, आप गवाह होंगे इस बात के कि अभी जब कुछ समय पहले एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस रायपुर में होता है, मुख्यमंत्री कहते हैं जिस जिले से गांजे की खेप गुजरेगी एसपी पे कार्रवाई होगी। बताइए मुझे कितने एसपी पे कार्रवाई की गई? बिल्कुल अवधेश जी, यही चीज हमको मेन स्ट्रेस देना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में हम उस मैकेनिज्म को इफेक्टिव कर सकें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से आपके जो पुलिस का बल है, आपके पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो एक सम्मान एक समय हुआ करता था, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि डग्गा आ जाती थी, लोग छोड़ के भाग जाते थे, तो वो फीलिंग लोगों में आनी पड़ेगी। उसके लिए पुलिस को स्वयं इस चीज को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम में क्या कमियां रह गई है। हम जब जो नियम कानून बना रहे हैं, आज हम 3 दिन की जो विमर्श किए, उस विमर्श में भी इस निष्कर्ष पे निकलना चाहिए था कि पुलिस को हम उस लेवल पे लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे हम फ्रेमवर्क तो तैयार कर लेंगे, लेकिन उस फ्रेमवर्क में क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको पुलिस को किस तरीके से इफेक्टिव करना है, किस तरीके से वो लोग आ जाएं और उनके सामने क्राइम हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं,
वो किस तरीके से रोका जाएगा, इसलिए उनको आपको आंसरेबल बनाना पड़ेगा। पुलिस को कहीं ना कहीं से सोचना पड़ेगा कि हम उसको किस तरीके से प्रभावशाली और बना सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राजीव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो थोड़ा समझाइएगा कि साहब इन तमाम जिम्मेदारियों से निपटने के लिए, बड़ी चुनौतियों से पार पाने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ एक ब्लूप्रिंट के तौर पे कितना कारगर होगा भारत देश के सामने? राजीव जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अवधेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? फ्रेमवर्क तो तैयार कर लेंगे, लेकिन अवधेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, राजीव जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों से। हम कोशिश करेंगे। पासवान साहब, समापन का वक्त है, बहुत संक्षेप में समझाइएगा। जो सवाल मेरा राजीव जी से था जरा आप ही समझा दीजिएगा कि कितना कारगर होगा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के लिहाज से ये 3 दिनों का कॉन्फ्रेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम अगर देखें जो कार्यवाही अभी तक जो शासन ने, यहाँ के छत्तीसगढ़ शासन ने की है और भारत सरकार ने की है, तो मैं समझता हूं कि इसमें सफलता हम लोग को जरूर मिलेगी। और अभी भी जो सफलता मिल रही है नक्सली क्षेत्र में मिल रही है या आतंकवादियों को नियंत्रण करने में जो हम लोग को मिल रही है, वो इसी कारण से मिल रही है कि जो है टॉप लेवल पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो गृह मंत्री हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री, यहाँ के जो गृह मंत्री हैं, यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो नक्सली क्षेत्रों में अधिकारी हैं, वो सब जो है सब, जैसा कि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही थी, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। और भविष्य में भी जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कानून में बदलाव हुआ है, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव हुआ है, आगे भी बदलाव होगा और प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। जी राजीव जी, जरा संक्षेप में समझाइएगा। साहब, तकनीकी कारण से आपकी बात नहीं आ पाई। कितना कारगर होगा देश के लिहाज से एक कॉन्फ्रेंस और छत्तीसगढ़ के लिए इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाए? राजीव जी, देखिए, देश के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण और कारगर होगा क्योंकि यहां पर बैठ करके पूरे देश की रूपरेखा उस समय पर रची जा रही है जिस समय की ये क्षेत्र करवट ले रहा है, ये क्षेत्र जो है बदलाव की दशा दिशा तय कर रहा है। दूसरा, इच्छा शक्ति की बात जब थोड़ी देर पहले चल रही थी, मैं ये बताऊं कि अगर जब तक इच्छा शक्ति माननीय गृह मंत्री जी ने नहीं दिखाई कि इस तारीख तक, तो सवाल ये उठता है कि जो तारीख दिया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। इच्छा शक्ति ये बताती रही कि इस इच्छा शक्ति ने नक्सलवाद को एक निश्चित तिथि दी और उससे पहले पहले हम समाप्ति की तरफ चले जा रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि जहां तक हम इसकी बात करते कि क्या हम ही हम हैं तो क्या हम है वाली जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये बात करते हैं कि केवल स्ट्रांग पुलिसिंग से सब कुछ हो सकता है और जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई महत्व नहीं है, तब भी बात जो है पूरी नहीं हो पाती। जैसे अगर महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं तो आजकल जो है आपके मोबाइल पर या आपके वॉचेस में पैनिक ऐप बटन्स होते हैं जो आपको जीपीएस से कनेक्ट करते हैं और ये जीपीएस आपको थानों तक से कनेक्ट करता है। आप मैन टू मैन मार्किंग नहीं कर सकते जब भी आप जो है सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई आदमी सड़क पे का अभाव है। आपने बिल्कुल सही कहा। पैनिक बटन का आपने जिक्र किया, एक उदाहरण बता देता हूं। राजधानी रायपुर के 28 जगहों पे पैनिक बटन लगाया गया, वो पैनिक बटन खुद ही पैनिक हो गया, कभी भी काम नहीं आया। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप पांचों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। पासवान साहब आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका शुक्रिया, विपिन जी आपका भी शुक्रिया, सुरेश जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि देश के इतिहास के लिए, देश के आगामी भविष्य के लिए ये कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पे कारगर साबित होगा। राजधानी रायपुर में बैठ के राष्ट्रीय नीति तय की गई, मतलब छत्तीसगढ़ के लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।